तो इस वीडियो में हम अब बात करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ द जुडिशरी इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो जुडिशरी हमारी थी उसमें किस तरह के चेंजेस हुए, किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ, आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनके टाइम पे किस तरह से वहाँ पे जुडिशरी का इवोल्यूशन हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग की, जिसका जो टेन्योर था वो था 1773 टू 1785। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने ट्राई की कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी अदालत वगैरह होंगी या किस तरह के कोर्ट होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसने दो तरह की अदालत वगैरह लगाई थी, जिसमें थी दीवानी अदालत, और आपकी जो दूसरी थी वो थी आपकी, जिसको हम बोलेंगे फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत। तो हम इसको यहाँ पे पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी दीवानी अदालत थी उसमें किस तरह के चेंजेस हुए। सबसे पहले ये किस मैटर के लिए थी, ये थे आपके सिविल मैटर के लिए। सिविल मैटर जितने भी थे वो आते थे आपके दीवानी अदालत के अंदर। और इसके अंदर क्या था, जो दीवानी अदालत थी इसको अंडर किया गया था कलेक्टर के। ये अदालत होती थी कलेक्टर के अंदर, और इसमें क्या होता था, जो कलेक्टर थे उसको सुपरवाइज करते थे या उसको जो वहां पे गाइड करते थे उस टाइम पे वो थे हिंदू लॉ और आपकी मुस्लिम लॉ। क्योंकि जो आपके ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया के सिस्टम से इतने जांच, उनको इतना पता नहीं था कि इसमें किस तरह की चीजें यहाँ पे होती है, तो इसलिए कलेक्टर को जो वहां पे सपोर्ट करते थे वो थे हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। उसके बाद अगर कोई चाहता है कि दीवानी अदालत से जाके उसका केस थोड़े हायर लेवल पे जाए तो क्या होता था, अगर उसको हाई लेवल पे जाना है तो यहाँ पे क्या होता था, एक सरदार दीवानी अदालत होती थी। सरदार दीवानी अदालत, उसको क्या था, उसको उन्होंने पुट किया था अंडर प्रेसिडेंट, उसको प्रेसिडेंट के अंडर डाला था। और उसको जो वहां पे गाइड करते थे उसमें दो मेंबर होते थे जो सुप्रीम काउंसिल से होते थे। सुप्रीम काउंसिल से मतलब वहां पे दो लोग और ज्यादा होंगे जो उसको प्रेसिडेंट को वहां पे सुपरवाइज करेंगे या उसको बताएंगे कि किस तरह से जो इसकी लॉ वगैरह है वो वर्क करेगी। ये हो गया आपका दीवानी के अंदर। कि दीवानी के अंदर क्या होता था, सिविल मैटर के ऊपर वर्क होता है, कलेक्टर के अंदर थी, और दूसरे सुपरवाइज करते थे हिंदू एंड मुस्लिम लॉ के हिसाब से जो वहां पे गाइड होते थे वो। अगर इस केस को थोड़ा हाई लेवल पे ले जाना है तो इसमें क्या होता था, सरदार दीवानी अदालत थी जिसको प्रेसिडेंट के अंदर रखा गया था, और उसको भी सुपरवाइज या उसको भी गाइड करने के लिए वहां पे दो बंदे होते थे। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो फौजदारी अदालत थी, ये थी आपकी क्रिमिनल मैटर के लिए। क्रिमिनल मैटर के लिए होती थी। तो इसमें क्या होता था, इसको इंडियन ऑफिसर के अंदर डाला होता था। इसको किसके अंदर था, इंडियन ऑफिसर। इंडियन ऑफिसर थे जिसके अंदर दो बंदे होते थे, या उसको गाइड करने के लिए होता था काजी और मुफ्ती। ये वहां पे उसको गाइड करने के लिए होते थे। और ये दोनों जो काजी एंड मुफ्ती थे किसके अंडर थे, कलेक्टर के। ये भी कलेक्टर के अंडर होते थे जो इसके अंदर इनको वर्क करना होता। अब यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम भी थी। अगर एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कैपिटल पनिशमेंट की बात की जाए, मतलब किसी की प्रॉपर्टी को सोफिस्टिकेट करना है, उसको कब्जा करना है, या किसी को फांसी की सजा देनी है जिसको बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, तो उसके लिए वहां पे क्या प्रोसीजर थी। इसके लिए क्या था कि उस मैटर के लिए यहां पे क्या किया उन्होंने, एक सरदार निजामत अदालत होती थी जो कहां पे सिचुएटेड थी उस टाइम पे, मुर्शिदाबाद। ये आपकी मुर्शिदाबाद के अंदर होती थी। इसमें क्या था इसका यूज होता था कैपिटल पनिशमेंट, पनिश करना उसको, और दूसरा इक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना हो। और इसमें क्या होता था, जो निजाम अदालत थी उसको अंडर किया गया था डिप्यूटी निजाम जो मुस्लिम रूल के टाइम पे एक निजाम, एक गवर्नर हुआ करता था किसी एक स्टेट का, उसके अंडर ये डाला गया था कि वो जो निजाम होता था वो इन चीजों को वहां पे देखेगा। ये होगी आपकी टोटल बात जो उस टाइम पे हुआ
वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे इसमें क्या था, मैंने आपको बोला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत थी, जिसमें एक सिविल मैटर के लिए थी और दूसरी क्रिमिनल मैटर के थी। इसमें क्या आता था कि किसके अंडर ये डाली गई थी, मैंने बताया आपको कलेक्टर के अंडर थी, उसके बाद हायर लेवल पे ले जाना हो तो प्रेसिडेंट के अंदर थी, और उसको किस तरह से वहां पे गाइड किया जाएगा। फिर फौजदारी अदालत में भी सेम चीज है, क्रिमिनल मैटर के ऊपर था, इसके इंडियन जो ऑफिसर होते थे वो हेड होते थे, बट उसको अंडर किसके डाला था, कलेक्टर के अंडर, जहां पे काजी और मुफ्ती डिसाइड करते थे कि किस तरह की पनिशमेंट या किस तरह की लॉ उनके ऊपर एनफोर्स किए जाएंगे। उसके बाद क्या था, हायर मैटर पे इफ देयर इज एन कैपिटल पनिशमेंट और एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी देन केस गोज डायरेक्ट टू द सरदार निजामत अदालत। मतलब ये जो पनिशमेंट थी इसके लिए आपको सरदार निजामत अदालत में जाना पड़ेगा, जो मुर्शिदाबाद में थी, और इसके लिए जो वहां पे हेड था वो था डिप्टी निजाम, जिसके अंदर ये रखा गया था। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसमें आपका था कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या क्या हुआ और उसका टेन्योर क्या था। इसका टेन्योर था आपका 786 टू 1793 तक। इसके अंदर कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए जो यहाँ पे अमेंडमेंट थे या कुछ भी इसने वर्क किया उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे देयर इज टू टाइप ऑफ अदालत, वन इज द दीवानी एंड सेकंड इज द फौजदारी। देन व्हाट हैपन इन द कॉर्नवालिस रूल, यहाँ पे क्या हो गया, आपकी सबसे पहला पॉइंट है जो आपकी फौजदारी अदालत थी उसको अबोलिश किया गया। अबोलिश मतलब खत्म, इसको यहाँ पे कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, और इसकी जगह पे क्या किया इन्होंने, दूसरा पॉइंट किया, इंट्रोड्यूस सर्किट कोर्ट। यहां पे सर्किट कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अंदर क्या रखा, सर्किट जो आपके कोर्ट थे इसको 4 जगह पे वहां पे किया गया उस टाइम पे, कलकत्ता, दूसरा आपका ढाका, तीसरा आपका मुर्शिदाबाद, और आपका जो चौथा था वो था पटना। ये थे आपके जो 4 सर्किट कोर्ट होते थे उस टाइम पे, 2, 3 और 4 सर्किट कोर्ट को किया गया। और इसमें क्या किया, जो ये सर्किट कोर्ट थे यहां पे इन्होंने क्या किया, थर्ड अंडर यूरोपियन, ये यूरोपियन के अंडर रखे गए 4 के 4 जो आपके सर्किट कोर्ट थे, और इसके अंदर दोनों के दोनों मैटर, जिसमें सिविल, यहाँ पे जो आपके यूरोपियन थे उनके अंडर क्या था, सिविल और क्रिमिनल मैटर उसी के अंडर डाले गए। और यहाँ पे एक और चेंज किया गया, जो पहले आपकी सरदार निजामत अदालत थी, मैंने बताया था सरदार निजामत अदालत जो आपकी मुर्शिदाबाद के अंदर थी, अब उसको शिफ्ट किया गया। मतलब सरदार निजामत अदालत थी उसको आपको चेंज कर दिया गया कलकत्ता। सरदार निजामत अदालत को आपको आपके कलकत्ता के अंदर डाला गया, और इसको किसके अंडर रखा गया, इसको अंडर किया गया गवर्नर जनरल, इसको गवर्नर जनरल के अंडर डाला गया। और सुप्रीम काउंसिल थी जो, इसको सपोर्ट किसका था, सुप्रीम काउंसिल, जिसके अंदर थे मुफ्ती एंड काजी, मुफ्ती एंड काजी के अंदर इसको रखा गया, उसके साथ इन्होंने ये वर्क किया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जो आपके दीवानी अदालत थी, दीवानी अदालत, फौजदारी और दीवानी मैंने बताया था, फिर उसमें जो आपकी 5th पॉइंट है दीवानी अदालत थी, दीवानी अदालत को चेंज कर लिया गया आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डाला गया, या जिसको बोल सकते हैं हम जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और जिला कोर्ट के अंदर इसके डाला गया। और इसको किसके अंदर डाला गया, जो आपके कलेक्टर थे उस टाइम पे, जो अब वो थे वो अलग ड्यूटी से खत्म हो गए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पहले कलेक्टर के अंदर ये डाले गए थे, आपके दीवानी और फौजदारी होती थी दोनों कलेक्टर के अंदर थी, कलेक्टर को इसके ऊपर वर्क करना था। अब यहाँ पे क्या हुआ, कलेक्टर को यहां से अलग कर, जो कलेक्टर होंगे, कलेक्टर क्या करेंगे, सिर्फ 2 चीजों के ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और जो यहां पे होगा अब उनका किसी भी तरह का फंक्शन नहीं रहेगा मैजिस्ट्रेट का,
मतलब मैजिस्ट्रेट फंक्शन को वहां से अलग कर लिया गया और अब ये वर्क करेंगे सिर्फ रिवेन्यू के ऊपर। फिर यहाँ पे कॉर्नवालिस के टाइम में कुछ अपग्रेडेशन भी हुई है, वो अपग्रेडेशन की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पे होगा 6th पॉइंट, अपग्रेडेशन। यहाँ पे किस तरह की अपग्रेडेशन हुई है उसके टाइम पे। सबसे पहला इसने शुरू किया मुंसिफ कोर्ट। इसके अंदर क्या था, आपके सिर्फ इंडियन ऑफिसर होंगे, इंडियन ऑफिसर। फिर दूसरा इसने किया रजिस्ट्रार कोर्ट होंगे, जिसके अंदर क्या होंगे आपके यूरोपियन ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, जो आपके अपील होंगे कोर्ट के अंदर, किसी भी तरह की अपील करनी है अगर आपको 3rd पॉइंट में यहां पे लिख देता हूं, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, तो इसको किसके अंदर रखा गया, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर। नाउ 4th पॉइंट और मेन पॉइंट जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि 4 सर्किट कोर्ट, जो मैंने यहां पे ऊपर बताया आपको 4 सर्किट कोर्ट यहां पे, जिसमें कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना है। अगर आपको इसके अंदर किसी भी तरह की अपील लेके जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपील, अगर आपको अपील लेके जाना है, कहीं पे अपील करनी है, PIL फाइल करनी है, तो आपको जाना पड़ेगा जो आपके सर्किट कोर्ट के अंदर है। और अगर आपको स्पेशल अपीयरेंस किंग के अंडर जाना है, किंग के पास अपील करनी है, जो किंग होंगे वहां पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऊपर एक ड्यूटी लगाई जाएगी, या आपसे कुछ फंड जो कलेक्ट किए जाएंगे वो होंगे आपके 5000 पाउंड से ज्यादा, कई बार इसके करीब और कई बार इससे भी ज्यादा होंगे, वो आपसे कलेक्ट किए जाएंगे यहाँ पे। फिर ऊपर एक जो कॉर्नवालिस वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे था, वहां पे एक पॉइंट और था जो मैं मिस कर गया। वो पॉइंट क्या था, इसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट, वो आपका स्टेब्लिश किया था 1773 के चार्टर एक्ट के अंदर कलकत्ता में, जहां पे 2 प्रकार की ज्यूरिडिक्शन थी आपकी, ओरिजिनल और एपलेट। यहाँ पे एपलेट और ज्यूरिडिक्शन थी जो ओरिजिनल, उसके अंदर क्या था, अगर हम इसको पॉलिटी के साथ कनेक्ट करें यहाँ से, तो आपका आर्टिकल 131 ये होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और एपलेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर आते हैं 3 तरह के आर्टिकल्स में, 32, 33 एंड 32(1) ये आते हैं एपलेट ज्यूरिडिक्शन के अंदर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं ऊपर मिस कर गया था। फिर यहाँ पे वापिस आते हैं अपने पॉइंट के अंदर। यहाँ पे कॉर्नवालिस के टाइम पे और क्या चीजें हुई है उसको हम देख लेते हैं। इसने इंट्रोड्यूस किया था आपका 7th पॉइंट पे कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड मतलब कुछ कोडिफिकेशन इसने की थी वहां पे, उसको हम देख लेते हैं कि वो किस तरह की थी। सबसे पहला इसने सेपरेट किया, किसको किया, आपके रिवेन्यू और जस्टिस। जस्टिस और रेवेन्यू को इसने सेपरेट किया फर्स्ट टाइम, जिसमें रेवेन्यू के लिए अलग होंगे और जस्टिस के लिए अलग होंगे। फिर जो यूरोपियन थे, जो उसके सब्जेक्ट थे, उनको किसके अंडर लाया, लॉ के अंडर लाया, उसको जुरिडिक्शन के अंदर लाया। मतलब यूरोपियन सब्जेक्ट अंडर जुरिडिक्शन, आप उसको जुरिडिक्शन के अंदर लेके आएगा, जो यूरोपियन वहां पे सब्जेक्ट हुआ करते थे। फिर क्या होता था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनको अब कोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। अगर वो इनकेपेबल है एंड नॉट डूइंग देयर ड्यूटी प्रॉपरली, तो दे हैव टू आंसर टू द कोर्ट। मतलब यहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफिशियल नाउ आंसरेबल टू कोर्ट। अब उनको कोर्ट को आंसर करना पड़ेगा अगर वो अपनी ड्यूटियों को ठीक प्रकार से नहीं करते हैं तो। और दूसरा प्रिंसिपल, एक और उसने जो वहां पे था, वो प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी वहां पे इस्टेब्लिश किया। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी क्या मतलब, सब कुछ जो है वो अब इक्वल रहेंगे, सोवरेन रहेंगे किसी भी मैटर के तहत। ये ऐसे थे कॉर्नवालिस के, जो उसने मेन वर्क वहां पे किया है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। अब आते हैं विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का जो टेन्योर था वो होगा 1828 to 1833।
अब यहाँ तक कि हम जो सिस्टम है या जो यहाँ तक की पूरा प्रोसेस है वो हम कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल है। अब यहाँ पे आगे की बात करते हैं कि विलियम बेंटिक ने आने के बाद इसने सबसे पहले क्या वर्क किया। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है इसमें क्या होता है कि जो सर्किट कोड थे आपके, सर्किट कोड जो मैंने बताया था आपके 4 सर्किट कोड थे, उसको इसने सबसे पहले अबोलिश किया, उसको बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। और जो इसकी पावर थी एंड जो यहां पे पावर थी उसको किसके अंडर किया गया, कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट, इसको कमिश्नर को कर दिया, कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू एंड सर्किट। मतलब जो 4 सर्किट कोड थे उसको खत्म किया और जो इसकी पावर थी उसको चेंज किया गया, उसको कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू और सर्किट के पास वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा, जो आपकी सरदार निजामत अदालत थी उसको क्या किया, जो आपकी सरदार दीवानी अदालत प्लस यहां पे दूसरी सरदार निजामत अदालत, ये जो 2 अदालत थी जो मैं पिछले इसमें भी पॉइंट क्लियर किया था कि दीवानी अदालत, सरदार दीवानी अदालत था जिसमें सिविल मैटर के ऊपर अगर हायर अथॉरिटी के ऊपर केस ले जाना है आपको तो सरदार दीवानी अदालत होती थी जो वहां पे प्रेसिडेंट के अंडर होती थी। सेम यहाँ पे सरदार निजामत जो अदालत थी ये सेम होती थी क्रिमिनल मैटर के लिए, अगर आप इसको हायर लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो इन दोनों के लिए सबसे पहले इसके हेडक्वार्टर चेंज कर दिए गए इलाहाबाद, इसको इलाहाबाद के लिए चेंज कर दिया गया। और दूसरा, जो आपके ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस टाइम तक वो क्या थी आपकी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी या तो वर्नाक्यूलर थी, वर्नाक्यूलर होती है आपकी जो वहां पे आम लैंग्वेजेस होती है जो पीपल के द्वारा बोली गई थी वो, और या दूसरी क्या थी, पर्शियन। ये वहां पे 2 लैंग्वेजेस थी। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट था वहां पे रिप्लेस किया गया पर्शियन को किससे, इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज से सुप्रीम कोर्ट को चेंज किया गया कि वहां पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का ही बात होगी। फिर आपकी बात आ जाती है कि विलियम बेंटिक के टाइम पे एक और बंदा भी आया था जो लॉ का मेंबर हुआ करता था उस टाइम पे, जिसका नाम था टीबी मैकॉले। 1883 के अंदर मैकॉले जो था इसका क्या था, इसने लॉ को कोडिफाई किया था। तो इसने जो चीजें तैयार की थी वो थी सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड जो आपका था 1859। दूसरा जो आपका था इंडियन पिनल कोड जो आपका था 1860। और थर्ड जो आपका था यहां पे ये था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो ये था आपका 1861। ये था जो मेजर कंट्रीब्यूशन उस टाइम के थे, कोडिफाई किया था लॉ को उसने मैकॉले के अंदर। फिर ये है कंप्लीट जो इसके अंदर जुडिशरी का जो सिस्टम था जो अभी तक कंटिन्यूसी चल रहा है। अब यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़े इसके ऊपर जुडिशरी के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव, जो पॉजिटिव इंपैक्ट रहे आपके। सबसे पहले इसने क्या किया, रूल ऑफ लॉ, अभी तक जो वर्क हुआ है उसमें रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश हो गई है। सेकंड, उन्होंने लॉ को कोडिफाई किया है, कोडिफाई द लॉज, बहुत सारी लॉ को उन्होंने कोडिफाई किया है और रिप्लेस कर दिया है रिलीजन को। मतलब पहले आपको देखा होगा कि जो वॉरेन हेस्टिंग का टाइम था वहां पे क्या होता था कि जो कलेक्टर वगैरह था उसको हेड कौन करता था, वहां पे जो मुफ्ती या हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होती थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे अपग्रेडेशन होता गया इसमें क्या हो गया, रिप्लेस किया गया, रिलीजन के जो लॉ वगैरह थे उसको खत्म कर दिया गया। फिर थर्ड, इन्होंने क्या किया, यूरोपियन अंडर जुरिडिक्शन, इसको जुरिडिक्शन के अंदर लेके आए। मतलब इनके जो भी सब्जेक्ट होंगे उसको जुरिडिक्शन के अंदर लेके आए। मतलब इनको भी अब आंसर करना पड़ेगा कोर्ट को अगर वो किसी भी तरह की इनकेपेबल एक्टिविटी करते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफिशियल। और दूसरा क्या था,
जो मैं बात कर ही रहा हूं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे आपके, गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनको क्या किया गया, अब उनको यहां पे क्या करना पड़ा, जो इनकी एक्टिविटी थी उनको आंसरेबल होना पड़ा, आंसरेबल टू कोर्ट, कोर्ट को आंसर करना पड़ेगा अगर वो इनकेपेबल है और अपनी जो ड्यूटी वगैरह है उससे डिनाई कर रहे हैं कि हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे, तो उनको वहां पे ये हिसाब देना पड़ेगा कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। फिर इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट की बात करते हैं कि नेगेटिव क्या हुआ। सबसे पहले जो ज्यूरिडिक्शन थी वो कंटिन्यूसली कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, कॉम्प्लिकेट हो रही थी, तो रिच कैन मैनिपुलेट, जो रिच लोग थे वो मैनिपुलेट करते थे, सिस्टम को बदल सकते थे पैसे की पावर के ऊपर। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे क्या था, यहाँ पे जो एम्पल स्कोप हो चुका था, एम्पल स्कोप ऑफ स्कैनरी, और दूसरा क्या था आपका, फ्रॉड और फॉल्स एविडेंस। मतलब वहां पे क्या होता था कि बहुत ज्यादा ये स्कोप हो गया कि लोग शिकेनरी, फ्रॉड और फॉल्स एविडेंस वहां पे प्रेजेंट कर सकते थे, और इसके बेस पे केस का जो एक प्रकार से मोड होता था उसको चेंज कर सकते थे कि हाँ चीजें इस तरह से हुई है। दूसरा यहां पे क्या हुआ कि जो लिटिगेशन था उसका मतलब हो गया था, लिटिगेशन मीन्स लेट जस्टिस, मतलब जस्टिस का जो टाइम होगा वो इंक्रीज होगा, जस्टिस मिलने में उनको डिले होगा जितनी लिटिगेशन वहां पे इंक्रीज होगी। फिर क्या होगा, लिटिगेशन के बर्डन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, कोर्ट के ऊपर बर्डन होगा, लिटिगेशन इंक्रीज हुई तो क्या हुआ, कोर्ट के ऊपर बर्डन होना शुरू हो गया कि इतनी ज्यादा लिटिगेशन को वो कैसे निपटाएंगे, तो इसके ऊपर बर्डन, जो बर्डन होता था वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। फिर है जो यूरोपियन जज थे, यूरोपियन जज थे वो फेमिलियर नहीं थे, नॉट फेमिलियर विद इंडियन लॉज, वो इंडियन लॉज और ट्रेडिशन होते थे उससे वहां पे एक्विटेड नहीं थे, मतलब उनके साथ उनकी जान पहचान इतनी नहीं थी, नॉट फेमिलियर विद द इंडियन लॉज। तो वहां पे क्या हो रहा था कि जो जुरिडिक्शन वगैरह या उनके जो वहां पे डिसीजन उभर के आ रहे थे वो मे बी सम काइंड ऑफ रॉन्ग हो सकते थे, तो वहां पे ये दिक्कत आ रही थी। तो इस तरह से जो पूरा इवोल्यूशन हुआ है जुडिशरी का, वो इस तरह से इंडिया के अंदर टोटल जुरिडिक्शन हुआ है, इतने सारे इसके एक्सपेक्ट हैं। इस तरह से डे टू डे आप जिस तरह से कनेक्ट डॉट होते हैं, डॉट को कनेक्ट करें तो आपके लिए बेहतर होगा। थैंक यू।